सुबह सुबह पंकज को पलंग पर ना पाकर अनुपमा बुदबुदा उठी। सिर्फ काम ही काम, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता और ना ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस का स्टडी रूम में जाकर बैठ गए हैं। इतने काम और ईमानदारी से क्या मिला? एकमात्र बेटी के हाथ पीले करना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। अनुपमा चाय बनाकर स्टडी रूम में ले गई। दरवाजा अंदर से बंद था, मन में खटका हुआ। पंकज कभी तो दरवाजा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया? धड़कते दिल से दरवाजा खटखटाया। ना खुलने पर अव्यक्त भय से परेशान, जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। शोर सुनकर कनिका भी आ गई। क्या बात है मम्मा, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? उसे दरवाजा खटखटाते देख कनिका ने उससे पूछा। पता नहीं बेटा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, पर तेरे पापा ना तो दरवाजा खोल रहे हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, अनुपमा ने रोआ से स्वर में कहा। कनिका ने भी आवाज लगाई। कोई उत्तर ना पाकर वो जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी, पर फिर भी दरवाजा खुलते ना देखकर वो पड़ोसी रमाकांत के घर दौड़ी दौड़ी गई। उसकी परेशानी और बदहवास हालत देखकर वो तुरंत ही आ गए। उनके प्रयत्नों से दरवाजा खुल गया। वे सब बदहवासी में अंदर घुसे तो देखा पंकज टेबल पर सिर रखे बैठा है। आंखें बंद है तथा मुंह से झाग निकल रहा है। उसकी स्थिति देखकर कनिका पापा पापा कहकर उसे झकझोरने लगी। अनुपमा टेबल पर रखे पानी के गिलास और नींद की गोलियों के खाली रैपर देखकर आशंका से कांपने लगी। कांपते हाथों से राइटिंग पैड उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अतः व्यर्थ किसी को परेशान न किया जाए। दूसरा पत्र था कनिका के नाम। बेटा, मैं जिंदगी भर तुझे कोई सुख नहीं दे सका, इस भाग्यहीन पिता को हो सके तो क्षमा कर देना। तीसरा पत्र था अनुपमा के नाम। जीवन को रंगीन स्वप्निल बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पेशा इंसान के मामूली वेतन से असंभव है। नाजायज तरीके से पैसे कमाना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। अब मेरे 100 के द्वारा, मेरे पीएफ, ग्रेजुएटी एंड इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। हो सके तो उन रुपयों से कनिका के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपनी तरह से जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। मम्मी, तुम हमेशा पापा से झगड़ा करती रहती थी। तुम्हारी आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही मेरे पापा की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए कनिका चीख उठी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कहते हुए अनुपमा कटी पतंग की तरह वहीं पर गिर पड़ी। अस्फुट स्वर में बुदबुदाते हुए बोली, तुमने ये क्या किया पंकज? इतनी भयानक सजा क्यों दी मुझे? ये सच है कि मैंने हमेशा तुम्हारे आदर्शों की अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण जब तब तुम्हें अपमानित भी किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। भाभी कनिका, स्वयं को संभालो। पंकज अभी जिंदा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। रमाकांत ने पंकज की नब्ज देखते हुए कहा। क्या दोनों ने एक साथ कहा? हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत ने पंकज को गाड़ी में बिठाया तथा अपने ही एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पंकज के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। रमाकांत पंकज की मना स्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध है। वो नहीं चाहते थे कि पंकज के ओवर रिएक्शन से वो तथा उनके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। पंकज को आईसीयू यूनिट में भर्ती देखकर जहां कनिका को अपनी मां गलत लग रही थी, वहीं अनुपमा के दिल में हलचल मची हुई थी। वो कहाँ गलत थी? क्या उसकी चाहत गलत थी, या दो विभिन्न परिवेश से आए व्यक्तियों के सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? अनजाने ही वो अतीत के गलियारों में भटकने लगी। वो एक अमीर माता पिता की नकचढ़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव से उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय उसका परिचय अपने से 2 वर्ष सीनियर पंकज से हो गया।
ये छोटा सा परिचय न जाने कब प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। पंकज सामान्य परिवार से था। उसके पिता मिडिल स्कूल में टीचर थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही उसका अपनी मेहनत के बल पर स्टेट सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। पंकज की नौकरी लगते ही जब अनुपमा ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया, तो पहले तो वे बिगड़े। पंकज के साधारण बैकग्राउंड देखकर झिझके, पर अनुपमा की जिद तथा पंकज के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अंततः उन्होंने सहमति दे दी। पंकज ने विवाह की तैयारी करते उसके पिताजी से विनम्र स्वर में कहा था कि वो विवाह के समय कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। अनुपमा को भी वो मात्र 5 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाएगा। पंकज के आग्रह को सुनकर उसके माता पिता को आश्चर्य हुआ था। वो भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर प्यार का नशा उस पर ऐसा चढ़ा था कि उस समय वो पंकज की हर बात मानती गई थी। विवाह के पश्चात जैसे जैसे प्यार का नशा उतरता गया, वैसे वैसे उसे पंकज में कमियां नजर आती गईं। जहां वो भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वहीं पंकज किताबी कीड़ा था। ऑफिस से आते ही वो जहां घूमने जाना चाहती थी, वहीं वो अपना कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहता था। धीरे धीरे अकेलेपन के एहसास के साथ उसे सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। उसे याद आया अपने विवाह के 10 महीने पश्चात आया उसका जन्मदिन का दिन। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अनुपमा, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए पंकज ने कमरे में प्रवेश करते हुए उसे एक उपहार पकड़ाया। क्या लाए हो, दिखाओ ना, उसने खुशी से मचलते हुए पूछा। तुम स्वयं ही अनुमान लगाओ, मुझे क्या पता, तुम ही बताओ ना, कहते हुए अनुपमा बच्चों सी चहक उठी थी। तुम स्वयं ही खोल कर देख लो, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से तुच्छ भेंट। तुम युग युग जियो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उपहार उसके हाथ में देते हुए रोमांटिक प्रेमी की तरह उसने कहा, हटो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। अनुपमा ने भी उसी गर्मजोशी के साथ उत्तर देते हुए पंकज के मुख पर हाथ रख दिया था। यही उपहार मिला है मुझे देने के लिए तुम्हें, अनुपमा ने पैकेट में पुस्तक देखकर मुंह बनाकर उत्तर दिया था। इस पुस्तक को पढ़कर देखो तो सही, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। ये क्यों नहीं कहते कि इससे अधिक मेरे जन्मदिन पर खर्च करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। ये क्या कह रही हो अनुपमा, तड़प कर पंकज ने कहा था। मैं ठीक ही कह रही हूँ, पड़ोसी मित्र भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी हैं, किंतु हमारे और उनके घर के स्तर में इतना अंतर क्यों है? क्या नहीं है उनके पास कलर टीवी, 2 in 1 VCR इत्यादि? वो लोग घर में भी 1000-2000 से कम की ड्रेस नहीं पहनते हैं, और आज जन्मदिन पर भी बस आप एक किताब उठा लाए, अनुपमा ने बहुत गुस्से में उत्तर दिया। अनुपमा, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो, वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर हम कितनों से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऊपर देखने की अपेक्षा अगर नीचे देखोगी तो ज़्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मानसिक सौंदर्य का विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रोध को थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना। और हाँ, आज बाहर खाना खाकर ही आएंगे, बहुत ही शांत स्वर में पंकज ने कहा। इतनी दरिया दिली अब रहने ही दो। कोरे उपदेशों के सहारे जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता, हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज केवल हम दोनों हैं, मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, किंतु कल जब हम 2 से 3 होंगे तब बच्चों की इच्छाओं का दमन होते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, कहती हुई वो दंदनाती हुई रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में पंकज को ना पाकर समझ गई कि वो क्रोधित होकर कहीं चला गया है। वो प्रारंभ से ही आदर्शवादी एवं आत्मसम्मान की गरिमा से युक्त व्यक्तित्व वाला रहा है। ये गुण उसे अपने पिताश्री से विरासत में मिला है, जो स्कूल में अध्यापक थे।
ना चाहते हुए भी वो जब तब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती है। पंकज ने उसे स्वयं ही विवाह से पहले अपने विचारों से अवगत करा दिया था। उसने भी तो सब देख समझ बूझ कर उसे अपनाया था। फिर ये गिला शिकवा क्यों? आत्मग्लानि से पीड़ित मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। सामने अपने माता पिता को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। क्यों पंकज नहीं आया अब तक? 7 बजने वाले हैं। पापा ने उसे अकेला देखकर घड़ी देखते हुए कहा। उन्हें तो सदैव काम की ही धुन सवार रहती है, अन्य बातों से उन्हें कोई मतलब ही कब रहा है। झूठ बोलते हुए भी अनुपमा के मन का आक्रोश जुबा पर आ ही गया। कोई काम आ गया होगा। अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, पंकज भी आता होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार दिलवा कर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे, पापा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। बेटा 8 बजने वाले हैं, पंकज का इंतजार करते रहे तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देर होता देख मम्मी ने चिंतित स्वर में कहा। पर मम्मी, इनके बिना वो कहती भी तो कैसे कहती कि वो तो जल्दी आ गया था पर नाराज होकर चला गया है। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे दे। उसे चुप देखकर थोड़ा रुककर मम्मी ने पुनः कहा। लेकिन ये तो उचित नहीं होगा। वो बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देखकर परेशान हो जाएगा। पापा ने विरोध किया। तो क्या हम उसकी वजह से अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट भी ना दें? आज तो उसे जल्दी आना ही चाहिए था, मम्मी ने डैडी की बात को काटते हुए कहा। पता नहीं पंकज से बदला लेने की भावना थी या मम्मी का विरोध ना कर पाने की झिझक। एक अच्छी ट्रीट की चाह उसने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। उसकी स्वीकारोक्ति पाकर पापा विरोध ना कर सके तथा सिर्फ इतना बोले, चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दो कि हम गोल्डन ट्रीट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वो भी वहीं आ जाए। पंकज रात्रि को जब लौटा तो ताला लगा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पड़ोसी की लड़की पिंकी उसे चाबी देती हुई बोली, अंकल आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई हैं तथा ये चिट्ठी आपको देने के लिए कह गई हैं। पंकज ने ताला खोला, पत्र पढ़कर वो बौखला गया। गोल्डन ट्रीट रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे। जब घर में ही इंतजार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है। जिसके लिए पैसा ही या सब कुछ है, वो किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन वो बुदबुदाया। तिरस्कार और अवहेलना के कारण पंकज को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा अनुपमा अपनी मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी तथा उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम अनुपमा के जन्मदिन पर भी शीघ्र घर नहीं आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत्व दिखाते हुए उससे पूछा। क्षमा करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम अनुपमा को लेकर चले गए, किंतु तुम्हारे ना रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी ओर से अनुपमा के जन्मदिन पर मामूली उपहार है। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम लोग भी आराम करो। उसे चुप देखकर पापा ने कहा। वे दोनों चले गए और अनुपमा ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। ये प्यार नहीं, दिखावा है। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। पंकज ने अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए कहा। छोड़ो भी गुस्सा, ये देखो, मम्मी पापा ने कलर टीवी और भैया ने म्यूजिक सिस्टम उपहार में दिया है। अनुपमा ने खुशी से चहकते हुए कहा। अनुपमा, तुम्हें उनसे इतने कीमती उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए थे। अब तुम्हारा विवाह हो गया है। वाह, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का। अनुपमा ने बहुत ही सहजता से कहा। लेकिन अनुपमा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम दिलवा नहीं सकते, इसीलिए ईर्ष्यावश स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे हो। अचानक फिर अनुपमा के मुंह से व्यंग बाण निकल ही गया। अनुपमा, पंकज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गया। अनुपमा ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 5 वर्ष बस ऐसे ही रोते मनाते बीत गए। समय की अबाध गति को कोई क्या रोक पाया है? वो तो नदी की अविरल धारा की तरह सदा चलता ही जाता है।
और इसी तरह सुख दुख धूप छाव नोक झोंक के बीच जीवन चलता रहता है। इसी के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं आपसी संबंध। इसी बीच हमारे प्रेम की डोर को मजबूत बनाने आ पहुंची हमारी प्यारी बिटिया कनिका। कनिका की मधुर मुस्कान, किलकारियों एवं बाल सुलभ हरकतों ने उनके जीवन में मिठास पैदा कर दी थी। आपसी कलह छोड़ अब वे उसकी किलकारियों में ही अपना सुख चैन ढूंढने लगे थे। जैसे जैसे बढ़ रही थी उसे उसके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी कनिका को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, एक दिन अनुपमा ने पंकज से कहा। क्यों, क्या यहाँ के स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। आपके पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, पर हमारी एक ही बच्ची है, इसीलिए मैं उसे अच्छे स्कूल से ही शिक्षा दिलवाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा तो हर दूसरे तीसरे वर्ष स्थानांतरण होता रहता है, इससे उसकी पढ़ाई में व्यवधान आएगा। अनुपमा, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और ना ही मेरे पास है। कान खोल कर सुन लो, मैं इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे अन्य अधिकारी भी हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं उनके साथ रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायास ही पंकज का स्वर तेज हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने खर्चों में कटौती ही क्यों ना करनी पड़े। जहाँ तक आय का प्रश्न है, क्या तुम नहीं जानते कि अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त की जाती है? अनुपमा ने फिर व्यंग से कहा, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। इतने वर्षों पश्चात तो मुझे समझने की कोशिश करो। प्रत्येक इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, उन पर चलना वो अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई। उसी में जीवन का सुख निहित है। चाहे मेहनत और ईमानदारी की कमाई में हम अपने बच्चों की उचित परवरिश ना कर पाएं। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगी कि पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छाएं और अभिलाषाएं पैसों के द्वारा पूर्ण हो जाएंगी, इसीलिए वह परिश्रम से जी चुराने लगते हैं। यदि देव योग से कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए तो वे अपनी अकर्मण्यता या मेहनत से जी चुराने की आदत के कारण असफल सिद्ध होते हैं। इसीलिए जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितने कि संस्कार, जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। पैसा ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध को राजसी ठाट बाट छोड़कर वन गमन नहीं करना पड़ता। मैं आपके समान दार्शनिक नहीं हूँ, एक सामान्य नारी हूँ। आपका जीवन दर्शन समझ पाने में असमर्थ हूँ। आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही सब कुछ है, बस इतना ही जानती हूँ। अनुपमा, तुम्हें कैसे समझाऊं? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी की अपनी इज्जत होती है, और यदि वो नीलाम हो गई तो वो फिर कहीं का नहीं रहता। काश तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय नहीं महसूस करता। वो स्वयं बुदबुदा उठा और सदा की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी नन्ही कनिका ने आकर अपने नन्हे हाथों से उसका सिर उठाया तथा अपनी बाल सुलभ तोतली आवाज में बोली, पापा हमें आइसक्रीम खाना है, प्लीज चलिए ना। चलो बेटी, हम अभी आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। कहते हुए उसने कनिका को सीने से लगा लिया तथा अस्फुट स्वर में बोला, मेरे जीवन की एकमात्र खुशी तू ही तो है मेरी बच्ची। मेरे जीने का सहारा भी तू ही है। यदि तू ना होती तो शायद मैं जी ही नहीं पाता। सुख दुख के बीच जीवन के बसंत बीत गए। एक दिन पंकज थका हारा आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अनुपमा एक कप चाय देना। अनुपमा चाय लेकर उसके पास गई तथा एक कप उसे पकड़ाते हुए वहीं पास में बैठते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थके लग रहे हो? हाँ, आज मंत्री जी आए थे। इनको भी कोई काम नहीं रहता, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। अनुपमा ने मुंह बिचका कर कहा। अभी वे बात कर ही रहे थे कि कनिका के घर में घुसते हुए प्रसन्नता से कहा, मम्मी पापा देखिए, मुझे कॉलेज की प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। दिखाओ तो क्या मिला है? पंकज ने कनिका की खुशी में अपना स्वर मिलाते हुए कहा, पापा क्या हो गया है मम्मी को? कुछ नहीं बेटी, वो तो हमेशा से असंतोषी रही है। मैं ही पागल हूँ, तभी किसी को समझ नहीं पाती। खींचते हुए अनुपमा ने कहा। समय के साथ कनिका ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तथा कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था।
अनुपमा को उसका पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि वो सिविल सर्विसेज जैसे सम्मानजनक पेशे को अपनाए, जबकि कनिका पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी। अनुपमा की इच्छा अनुसार कनिका ने सिविल सर्विसेज की तैयारी आरंभ कर दी थी। अब अनुपमा को विवाह की चिंता सताने लगी थी। कुछ जगह बात भी चलाई गई। एक ऐसे ही दिन जब लड़के वालों से बात कर पंकज लौटा, तब अनुपमा ने उसके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी? बात क्या बनेगी? जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं कितना लगा सकोगे। 20-25 लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता। मैं तुमसे इसीलिए कहती रहती थी, आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी नहीं कर पाई और घर में बैठकर कोई काम तुमने करने नहीं दिया, क्योंकि उससे तुम्हारे अहम आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार दी। बेटी को भी हम क्या ऐसे ही तिल तिल कर मरते देखेंगे? क्या उसकी झोली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं डाल पाएंगे? कहे जाओ अनुपमा, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी आत्मा को तो नहीं कुचल सकता। एक सच्चे और ईमानदार आदमी का अगर यही हस्न होता है तो होने दो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। पर मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना, हमारी कनिका के लिए भी एक ना एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। मैं बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से स्वप्न देखना पसंद करती हूँ। वैसे भी अगर स्वप्न देखने से ही अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता। खैर छोड़ो, तुमने उनसे कहा नहीं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है? सब कहकर देख लिया। कोई कह देता है कि हमें इस वर्ष विवाह ही नहीं करना है, कोई साफ साफ कह देता है अरे भाई कानून तो कितने ही बनते रहते हैं और फिर किसी को पता ही क्या चलेगा। रस्म पर तो हम 1001 ही लेंगे। बोलो अब तुम्हारा आशीर्वाद कहाँ गया? यदि विवाह करना है तो देना ही पड़ेगा, सामने से नहीं तो पीछे से ही सही। तब तुम्हारी आत्मा नहीं कचोटेगी। सिद्धांत, आदर्श, उसूल सब किताबी बातें हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यवहारिक बनना ही पड़ता है। बदलते जीवन मूल्यों के साथ स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ता है। जीवन के आदर्श प्रत्येक काल और परिस्थिति में समान रहे और रहेंगे। वे समय के साथ बदला नहीं करते। काश प्रारंभ से ही तुम मुझे समझने का प्रयत्न करती। बाह्य आडंबर युक्त जीवन जीने की अपेक्षा सदा सरल जीवन व्यतीत करते हुए कुछ बचत करती तो शायद आज हम इतनी विकट स्थिति में नहीं होते। मुझे तो तुम सदा लांछित करते आए हो, परंतु अब एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम की मैकेनिका क्लियर हो गई। मेंस का रिजल्ट आना बाकी था। उसके विवाह की चिंता अभी भी जस की तस थी। बस एक आस बाकी थी कि यदि वो सिविल सर्विसेज में आ गई तो अच्छा घर वर मिल जाएगा तथा दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। परेशानी तो तब होती जब अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार कहते, कब कर रही हो बिटिया का विवाह? अरे भाई, विवाह अगर समय पर ना हो तो लड़का अच्छा मिलना मुश्किल हो जाता है। अब वो हर एक से तो कह नहीं सकती थी कि बात दहेज पर आकर रुक जाती है। कल अनुपमा के भैया भाभी आए थे। कनिका के विवाह के बारे में पूछने पर उसने कह दिया, भैया रुपयों पैसों पर आकर बात रुक जाती है। जितना चाहे हमसे ले ले, बाद में लौटा देना। उनके जाते ही पंकज फट पड़े थे तथा उससे भी रहा नहीं गया। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कनिका ने आकर दोनों को ये कहकर चुप कराया, प्लीज मेरे लिए आप लोग झगड़ा ना करें। मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मेरी मंजिल विवाह नहीं, मेरा कैरियर है। दूसरे दिन ये घटना, सच सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। शायद वो सीमा समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के पंकज ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। अपने इन्हीं सिद्धांतों के चलते उन्हें अपनी नौकरी में भी क्या क्या कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ी। उनके मित्र तो अक्सर कह देते थे, यार तुम गलत प्रोफेशन में आ गए हो। तुम्हें तो अपने पिताश्री की तरह ही कहीं किसी विद्यालय में शिक्षक ही होना चाहिए था। तब वो मुस्कुरा कर कहते, दोस्त कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखें तथा अपने निजी स्वार्थ के चलते समझौता ना करें। ये सच है कि सच्चाई और ईमानदारी आज के युग में गौड़ हो गई है,
पर यह सोचना कि समाप्त हो गई है, ये तो ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चला ना जा सके। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इतना अटल निश्चय वाला व्यक्ति भी आज हार कर ऐसा निर्णय ले बैठा। किसी ने सच कहा ही है कि इंसान पूरी दुनिया से लोहा ले सकता है, पर अपनों से हार जाता है। आज अपनों के कारण ही पंकज को ये दिन देखना पड़ा, वरना उसकी ईमानदारी के चर्चे तो उसके पहुंचने से पहले ही दूसरे शहर में पहुंच जाया करते थे। उसको वो दिन याद आया जब उसका स्थानांतरण बरेली से इटावा हुआ था। वे कार से जा रहे थे, एक जगह नाश्ता करने रुके, तभी एक आदमी आया तथा पंकज के पास आकर बोला, अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो आप पंकज वर्मा हैं। यस, पंकज ने आश्चर्ययुक्त स्वर में कहा। सर, हम आपस में कभी मिले तो नहीं हैं, पर आपके चर्चे जरूर सुने हैं। आप जैसा ईमानदार ऑफिसर आज के युग में बिरले ही होते हैं। हम आपकी ईमानदारी के कायल हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप जैसा ऑफिसर हमारे शहर में आ रहा है। वो एक बिजनेसमैन था, वो इटावा का ही था तथा बिजनेस ट्रिप पर निकला था। पंकज ने प्रसन्नता से उसका शुक्रिया अदा किया था। चलते समय पंकज बिल अदा करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख वो नम्रता से बोला, सर, इस बार मुझे पेमेंट करने दीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद तो आप हम लोगों से कुछ लेंगे नहीं। उनके इस इशारे पर पंकज ने उनसे क्षमा मांगते हुए स्वयं ही बिल चुकाया था। वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कह पाया था। उस क्षण पंकज उसे अन्य से अलग लगे थे। उस दिन के बाद तो कनिका के लिए उसके पापा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। यहाँ तक कि जब भी उसकी तकरार होती, वो उसे समझाती हुई अपने पापा के पक्ष में खड़ी नजर आती। और आज ऐसे व्यक्ति का ऐसा हंसना, अनुपमा पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी तथा मन ही मन कह रही थी, मुझे क्षमा कर दो पंकज, बस एक मौका और दे दो, इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। कनिका, जो डॉक्टर से मिलने गई थी, अपनी मम्मी को ऐसे रोते देखा तो बोली, मम्मी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा टल गया है। पापा के पास मैं बैठती हूँ, आप घर जाकर आराम करो। आराम? जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिद ना करो मम्मी, आलोक तुम्हें घर छोड़ देगा। वो आलोक के साथ घर लौट आई थी। आलोक कनिका का मित्र है। दोनों ने एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तथा कनिका और आलोक एक ही कॉलेज में पढ़ा रहे थे। कनिका जहाँ सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी, वहीं वो पीएचडी कर रहा था। अनुपमा को अचानक ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण लगने लगा। पिछले 2 दिनों से वो साये की तरह उनकी देखभाल कर रहा था। इतना कोई मित्र तो नहीं कर सकता। कहीं मित्रता के अतिरिक्त तो दोनों में कोई संबंध तो नहीं है। वो कनिका से बात करेगी। अगर दोनों विवाह करना चाहेंगे तो वो कर देगी। सामने हीरा है और उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। जीवन साथी अगर सच्चा मित्र हो तो जीवन सुखमय बन सकता है। सोचकर अनुपमा को एक आशा की किरण दिखाई दी। तभी उसके दिल ने टोका, प्रेम विवाह तो तुमने भी किया था, पर तुम्हारा विवाह तो यथार्थ की कठोर सच्चाई से टकराकर चूर चूर होता रहा, यहाँ तक कि बिखरने की कगार पर पहुंच चुका है। अंततः उसने कनिका से बात करने का विचार त्याग दिया। हफ्ते भर बाद पंकज घर आ गए। उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। इसके बावजूद घर में अव्यक्त तनाव मौजूद था। जहां कनिका अपने पापा के मानसिक तनाव के लिए अपनी मम्मी को दोषी ठहरा रही थी, वहीं अनुपमा सोच रही थी कि क्या उसी के कारण पंकज को ये कदम उठाना पड़ा। वास्तव में वो सामाजिक कुरीतियों के कारण हार गया था। अगर वो सचमुच हार गया तो उसे दोष क्यों दिया? क्या स्त्री की नियति ही अपमान सहने के लिए है? दोनों के बीच आए दरार को पाट पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। तभी कनिका का मेंस का रिजल्ट आ गया। एक बार लगा कि घर भर में खुशियां छा गई। चारों ओर से बधाइयां संदेश आने प्रारंभ हो गए। अनुपमा को लगा कि अब शायद सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। कनिका के चेहरे पर कोई खुशी ना पाकर अनुपमा से रहा नहीं गया। कारण पूछने पर वो बोली, मम्मी, मैं सिविल सेवा में जाकर पापा की तरह खाना बदोशों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। वैसे भी आजकल इस नौकरी में पहली जैसी गरिमा कहाँ। इस सर्विस में आजकल सभी भ्रष्ट एवं चापलूस हैं। जो थोड़े बहुत पापा की तरह ईमानदार हैं, उनको उनके अपने ही नहीं समझ पाते तो दूसरा कैसे समझेगा।
बार बार स्थानांतरण, झूठे आरोप। मैं अपनी कॉलेज की नौकरी में ही खुश हूँ तथा यही करना चाहूँगी। कम से कम यहाँ छल कपट से दूर रहते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभा तो पाऊंगी। आपके कहने पर मैंने सिविल सेवा के लिए परीक्षा तो दे दी थी तथा सफल होकर अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी थी, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। अचानक जैसे उस पर गाज गिर गई। बाप तो बाप, बेटी भी उसकी कामनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आखिर क्या कमी रह गई थी उसकी परवरिश में, जो कनिका ने अपने निर्णय का जिम्मेदार भी जाने अनजाने उसे ही करार दिया। पर पुत्री की इच्छाओं का आदर करते हुए उन्होंने उसके निर्णय को तहे दिल से स्वीकार कर लिया था। थक हार कर अनुपमा ने कनिका के मित्र आलोक से बात की। आंटी, मैंने भी कनिका को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानती ही नहीं है। क्या तुम कनिका से प्यार करते हो? क्या उससे विवाह करोगे? अचानक वो बोली। आंटी मैं? हाँ तुम, पर मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैं ये भी नहीं जानता कि कनिका भी मुझे इस नज़र से देखती है या नहीं। तो अब सोचो, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी। अनुपमा के प्रस्ताव पर आलोक असमंजस में पड़ गया। कनिका उसे अच्छी तो लगती थी, पर वो पहल इसीलिए नहीं करना चाहता था कि कहीं कनिका को उसका इस तरह का प्रस्ताव पसंद आए या ना आए। वैसे जब से कनिका ने सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ की थी, तब से उसने दूरी बढ़ा ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी मंजिल अलग अलग है। वैसे भी कनिका की मम्मी को उसका आना और उससे मिलना पसंद नहीं था। वो तो उसके लिए हमेशा से डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सेवा वाला ढूंढ रही थी। आज उसके स्वयं के प्रस्ताव पर वो मना नहीं कर पाया। वैसे भी अगर कनिका सिविल सेवा में जाने की इच्छुक होती तो शायद वो मना भी कर देता, पर अब तो वो यही इसी कॉलेज में रहकर अपना करियर बनाना चाहती है, तब उसे क्या आपत्ति हो सकती है। अनुपमा ने कनिका से बात की तो पहले तो वो चौंकी, पर उसके चेहरे की लालिमा उसके दिल का हाल कह गई। अनुपमा की मौन स्वीकृति पाकर पंकज से बात की। पंकज को तो आलोक पहले से ही अच्छा लगता था। वो उसके सहज सौम्य व्यवहार का कायल था। इससे भी बढ़कर था उसका व्यक्तित्व। वो कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मानव मनोविज्ञान में रिसर्च कर रहा था। वो पढ़ाने के साथ साथ मनोचिकित्सक बनकर समाज सेवा भी करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि आज का व्यक्ति रुपया, पैसा, मान और शोहरत के बावजूद मनोरोगों से घिर रहा है। शायद वो कुछ के जीवन को नई रोशनी से भर सके। फिर भी उसने अनुपमा से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अध्यापक दामाद तुम्हारी बेटी को वो सुख ना दे पाए जिसकी तुमने कल्पना की है। कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं अपनी आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण पहले भी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। अब समझ गई हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाओं का आकाश होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उसे अपने जीवन मूल्यों से समझौता करने पड़े। अब मैं व्यर्थ के दिखावे में ना पड़कर सहजता से जीना चाहती हूँ। आलोक एक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी कनिका को भी पसंद करता है। आलोक और कनिका की स्वीकृति प्राप्त कर विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यद्यपि उसके इस निर्णय का उसके भैया भाभी ने विरोध किया था। उन्हें लगा था कि दहेज ना दे पाने के कारण अंततः हम सब उस विवाह के लिए राजी हो गए हैं, पर उसने ये कहते हुए उन्हें चुप करा दिया। भैया प्लीज, आप अन्यथा ना ले। आलोक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। कम से कम जिंदगी में स्थायित्व तो रहेगा। चाहकर भी वो ये नहीं कह पाई थी कि आलोक कनिका की पसंद है, वरना वो सदा की भांति कहते कि तुम्हारी पसंद भी तो पंकज था, पर तुम तो खुश नहीं रह पाई, और वो हमेशा की तरह सिर झुका लेती। आज उसे लग रहा था कि विवाह का सफल होना ना होना तो दोनों साथियों की आपसी समझदारी और एडजस्टमेंट पर निर्भर है। माना पंकज सरकारी नौकरी में ना होकर एक सफल बिजनेसमैन होता, तब क्या कोई समस्या ही नहीं होती। उसे अगर समस्या ढूंढनी होती तो वहाँ भी किसी दूसरी समस्या से परेशान रहती। क्या उसकी मम्मी को पापा से या भाभी को भैया से कोई शिकायत नहीं थी? समस्या हर जगह है, हर व्यक्ति समस्याओं से परेशान है। समस्या का निदान ढूंढकर आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। कुछ ही दिनों में घर में शहनाई बज उठी। हल्के गुलाबी लहंगे में कनिका का दमदमाता रूप आलोक के सानिध्य में खिल उठा था। विवाह के समारोह के बीच उन्हें हंसते खिलखिलाते देख अनुपमा सोच रही थी कि शायद यही उसके जीवन का पहला सही निर्णय है।
उसे पंकज के शब्द बार बार याद आ रहे थे। सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। देखना हमारी कनिका के लिए भी एक ना एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। हर अंधेरे पक्ष के बाद उजाला पक्ष आता ही है। अब इस उजाले पक्ष की उज्ज्वलता को अपने दामन में सजो कर रखेगी, तभी शायद अपने प्यार को सही अर्थों में पाकर सुकून के साथ जीवन के बाकी पल जी पाए। इस तरह परिवार में खुशियां छा गई और सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिताने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।